कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के इतिहास वाले भाग से तीसरा पाठ है भारत में राष्ट्रवाद। इस पाठ से 25 बेहतरीन प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोलियां चलाने वाला अधिकारी कौन था? पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रौलट एक्ट के विरोध में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई थी और वहाँ पर उस समय चल रहा था रौलट एक्ट। तो रौलट एक्ट के विरोध में वहाँ पर लोग खड़े थे, भीड़ जमा थी। वहाँ पर किस अधिकारी ने गोली चलाई थी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रौलट एक्ट क्या है। रौलट एक्ट जो है 21 मार्च को यह लागू किया गया था और उसमें रौलट एक्ट में कहा गया था कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला करके उसको सजा दी जा सकती है। तो इसी के विरोध में लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे अमृतसर में। तभी चूँकि आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, तभी वहाँ पर जनरल डायर आया और उसने अंधाधुंध गोलियाँ चला दी और इस गोलीबारी में बहुत सारे लोग मारे गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन, देखिए इसमें कई ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो असहयोग जो आंदोलन है, तो सबसे पहले यह आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय चूँकि गांधी जी को जाता है। गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन, और गांधी जी ने कहा कि अगर आज़ादी के लिए हम सभी लोग इस असहयोग आंदोलन को अच्छी तरीके से लागू करें, अंग्रेज़ों को असहयोग करें, तो हमें जो स्वराज है वो 1 साल के अंदर ही मिल सकता है। और इसको उन्होंने जनवरी 1921 में शुरू किया और जनवरी 1921 को शुरू किया और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को इसको उन्होंने चौरी चौरा हत्याकांड के कारण जो है इसको फिर समाप्त कर दिया था। तो जनवरी 1921 से शुरू हुआ और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? साइमन कमीशन, इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और साइमन कमीशन चूंकि नाम इसलिए पड़ा कि इसकी नियुक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन ने किया था। इस कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन ने इस कमीशन की नियुक्ति की थी और इस कमीशन में 7 सदस्य थे। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। इसी का विरोध भारत के लोग कर रहे थे और यह कमीशन भारत जो है यानी कि साइमन कमीशन सन 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1927 में यह कमीशन बना और 1928 में भारत पहुंचा। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि कब इसकी नियुक्ति हुई यानी कब यह साइमन कमीशन बना, तो 1927 ईस्वी में। और इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो गांधी और इरविन उसमें तत्कालीन वायसराय थे। तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में यह समझौता इसलिए हुआ क्योंकि एक गोलमेज सम्मेलन, पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। इस कारण से जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होना था, तो उससे पहले ही यह समझौता हुआ, क्योंकि सब चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस इसमें शामिल हो, क्योंकि बिना कांग्रेस के कोई भी समझौता उस समय सफल नहीं हो सकता था। इसीलिए लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को यह समझौता हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट, पहले तो आप पूना पैक्ट समझ लीजिए कि जो भी हमारे संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनके और गांधी जी के बीच में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को 24 सितंबर
1932 ईस्वी को, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट समझौता हुआ और इस समझौते के तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी, क्योंकि अंबेडकर जी की कुछ मांगें थी, तो उन मांगों के आधार पर दलितों के लिए आरक्षण की जो सीटें थी उनको बढ़ा दिया गया और यह समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7, वंदे मातरम गीत की रचना की थी। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्र गीत है, हम सभी जानते हैं जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। तो वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है, आनंद मठ में। और आनंद मठ पुस्तक जो है, इसमें यह देश प्रेम से ओतप्रोत एक उपन्यास है। इसी में वंदे मातरम गीत की रचना, सन्यासी लोग वहाँ पर वंदे मातरम गीत गाते हुए जाते हैं। तो देशभक्ति से पूर्ण यह किताब है। इसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि ये किताब लोग पढ़ें, तो इसलिए इस किताब को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चूँकि 1905 से पहले यानी 1885 से लेकर के 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद 1905 तक यह उदारवादी लोगों के पास थी। उदारवादी लोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे, वो उदारवादियों के हाथ में। लेकिन 1905 से 1917 के बीच में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि गरम दल के जो नेता थे, इनकी गतिविधियां बढ़ गईं। इसलिए हम इस 1905 से 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहते हैं। और इसमें लाल बाल पाल, जिसको हम बोलते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब जो है इस समय बहुत ही अधिक गतिशील हो गए थे, बहुत ही अधिक जो है इनकी क्रियाकलापें बढ़ गई थी। इसलिए जो है युग गरम दल के लोगों का युग या उग्रवादी चरण कहा जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन इसमें 1907, 1909, 1911 और 1905 ऑप्शन है। तो नीचे दिया हुआ है 1905 भी। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था और 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। लागू नहीं हुआ था 19 जुलाई 1905 को, और यह लागू हुआ 16 अक्टूबर को लागू हुआ, 16 अक्टूबर और 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह जो है लागू हुआ। इस दिन को हम सभी लोग जो है इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाने लगे थे, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा, हमारा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भय के साथ राष्ट्र की वेदना, राष्ट्र के कष्ट को जो प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय, इसमें बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वही जिन्होंने केसरी समाचार पत्र का संपादन किया। केसरी समाचार पत्र का संपादन किया इन्होंने, आता है एग्जाम में, केसरी समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया। साथ ही ये जो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी गरम दल के नेता हैं, सभी जो है गरम दल के नेता हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरोजनी नायडू, भीखाजी कामा, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट। तो इन चारों ऑप्शनों में सरोजनी नायडू के बारे में बता दें कि वो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी और
आज़ादी के समय में इन्होंने गांधी जी के साथ जो है बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। भीखाजी कामा बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी, और इन्होंने पहली बार विदेशों में, भीखाजी कामा ने पहली बार जो है विदेशों में अपना झंडा जो है भारतीय झंडा को फहराया था। विदेश में इन्होंने झंडा फहराया था भीखाजी कामा ने। साथ श्रीमती इंदिरा गांधी, हम सभी जानते हैं, प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, 1917 ईस्वी में। और सरोजिनी नायडू भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वो बनी थी 1925 ईस्वी में, 1925 में बनी थी। तो इसलिए श्रीमती एनी बेसेंट जो है वही हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती एनी बेसेंट। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। ढाका जो भी वर्तमान समय में बांग्लादेश में है, उसमें चूँकि एक 1906 में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो अब इसमें अलग अलग हैं, ये सब एक साथ ही थे, तो 1906 ईस्वी में हुआ। और इसके संस्थापक जो थे वो मोहम्मद आगा खां थे, और साथ में मोहम्मद अली जिन्ना, आज दूसरे नेता भी थे इसमें। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? करो या मरो का आंदोलन किस आंदोलन में दिया गया? तो करो या मरो का आंदोलन जो सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी जी ने बॉम्बे में कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन हो रहा था, उस अखिल भारतीय अधिवेशन में कांग्रेस को संबोधित किया और बॉम्बे में, और वहाँ पर इन्होंने करो या मरो का नारा दिया, और यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। साथ में और भी है, जैसे असहयोग आंदोलन है, हम जानते हैं असहयोग आंदोलन 1921 जनवरी 1921 से शुरू हुआ था और 5 फरवरी 1922 ईस्वी तक चौरी हत्याकांड के समय समाप्त हुआ असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चूँकि यह नमक कानून को तोड़ करके यह आंदोलन समाप्त हुआ था, तो यह भी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जब नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा, उसी के साथ यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून बना करके इन्होंने इस आंदोलन की जो है, चूँकि इन्होंने शुरुआत कर दिया था 12 मार्च से, कहा कि हम जो है नमक को बनाएंगे, तो 6 अप्रैल 1930 को नमक को बना करके इन्होंने इस कानून को तोड़ा था। चलिए देखते हैं। तो हमारा इसमें चूँकि प्रश्न हमारा था कि भारत करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में, यानी बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? मैंने अभी इसके पहले चर्चा किया था कि असहयोग आंदोलन जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, इसमें गांधी जी ने, चूँकि चौरी चौरा हत्याकांड फरवरी में हुआ था, चूँकि आंदोलन जा रहा था, हिंसक हो गया, उस कारण से जो है इन्होंने, आप सभी को इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी मिलते रहें, इसके लिए आप सभी लोग नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं, बेल आइकन को दबाएं जहां पर घंटी बनी हुई है, इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था 1885 ईस्वी में, ए.ओ. ह्यूम ने। लेकिन इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम W.C. बनर्जी भी कहते हैं। तो W.C. बनर्जी ने जो है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, लेकिन इसके संस्थापक, इसकी स्थापना करने वाले ए.ओ. ह्यूम, एलन ओक्टोबियम ह्यूम ने, उन्होंने किया था 1885 ईस्वी में।
चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। गांधी जी ने बिहार में चंपारण इलाके का दौरा कब किया था? तो गांधी जी ने चंपारण इलाके, इसमें देखिए 1919 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1918, अहमदाबाद का आंदोलन हुआ था 1917 है, 1917 में यह आंदोलन जो बिहार में गांधी जी जब, चूँकि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो 1917 में उन्होंने चंपारण इलाके का दौरा किया था 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 18, प्रश्न नंबर 18 है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिन्होंने इस हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद बाबा रामचंद्र, तो बाबा रामचंद्र जी जो है उन्होंने अवध में किसानों का नेतृत्व किया था, और 1918-19 में उत्तर प्रदेश के किसानों को इन्होंने संगठित किया था। तो अवध यानी वही उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, तो अवध का इन्होंने, उत्तर प्रदेश के किसानों को इन्होंने 1918-19 में बाबा रामचंद्र ने उनका नेतृत्व किया था। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 19। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? महात्मा गांधी, इसके पहले मैंने चर्चा किया था कि महात्मा गांधी जी ने चूँकि 12 मार्च 1930 को साबरमती से, 12 मार्च को यह उन्होंने साबरमती से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, नमक कानून तोड़ने के लिए गए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कहाँ से? साबरमती से, 12 मार्च 1930 को साबरमती से। लेकिन उन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बना करके इस कानून को तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 20। सभी से एक अनुरोध है कि इस चैनल में जो भी वीडियो डाला जाए आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक बटन होता है सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन, एक घंटी बनी होती है, उस घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो के आते ही आपको सूचना मिल जाए। और साथ ही साथ अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे जो है वो भी लाभान्वित हों, उनको भी फ़ायदा मिले। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित ही आप इसको लाइक भी करिए। तो 4 चीज़ें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तथा साथ ही चौथी बात, इसको अधिक से अधिक बच्चों के पास इसको शेयर भी करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं के संकलन वाली किताब किस भाषा में छापी गई थी? तो द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं के संकलन वाली किताब तमिल भाषा में छापी गई थी। प्रश्न नंबर चलिए देखते हैं 21। अल्लूरी सीताराम राजू के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही बात है। आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ किया था, ये भी सही है। अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दी गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो अल्लूरी सीताराम जो कि गुरिल्ला युद्ध करते थे, यानी उपयुक्त सभी बातें सही है। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था, और यह 11 नवंबर, और यह जो है 11 नवंबर को जो है 11 नवंबर 1918 ईस्वी को यह समाप्त हुआ था। 1918 ईस्वी को यह समाप्त हुआ था, यानी 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक यह दूसरा विश्व युद्ध चला। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे, और 1909 ईस्वी में इसको इन्होंने लिखा था। 1909 ईस्वी में लिखा था। चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी के गुरु राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तथा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कि इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
और चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 24। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन है। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन खेड़ा आंदोलन, एक गुजरात में कर वसूली के विरोध में 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद आंदोलन ये 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन यह भी जो है 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन, यानी इसमें उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। गांधी जी ने सभी आंदोलन चलाए थे, खेड़ा आंदोलन भी, अहमदाबाद आंदोलन भी और चंपारण आंदोलन भी, उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था 4 जुलाई 1944 को, जब 1944 को सिंगापुर से वो एक रेडियो संदेश प्रसारित कर रहे थे, तब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। हालांकि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का बहुत ही अधिक सम्मान करते थे, क्योंकि दोनों का एकमात्र उद्देश्य था किसी न किसी तरीके से भारत को आज़ाद कराना। तो आज का वीडियो यहीं तक है, और इसी पार्ट से संबंधित एक दूसरा वीडियो भी बहुत जल्द ही मैं इस चैनल पर डालूँगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा कर रखें। साथ ही अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं तो लाइक भी करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।